नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। लगभग सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को लेकर के अमित शाह अब उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। और अमित शाह जब उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं तो तमाम कार्य योजनाओं का भी जायजा ले रहे हैं और साफ तौर पर योगी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलने की कोशिश में हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम दावे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सूरत बदल दी है और अमित शाह ने तमाम और दावे भी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो योजनाएं केंद्र ने प्रदेशों तक पहुंचाई, उत्तर प्रदेश में सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया है। दरअसल होता क्या है कि अगर योजना बन जाती है लेकिन सही तरीके से उसे मूर्त रूप नहीं मिल पाता, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया है वो वाकई सराहना लायक काम है। तो उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को विकासशील बताया है और अब भ्रष्टाचारियों को लेके साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचारी पहले उत्तर प्रदेश में पनपते थे अब उस पर लगाम लगी है। और दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने उपद्रवियों को लेकर के बात कही कि पहले लोग दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में गोलियां चलाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में, उन सब की राज्य में 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं। अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते, जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते, किसानों के ऋण। तो उत्तर प्रदेश में अब सियासी घमासान छिड़ गया है और किस तरह की स्थिति है आप समझ ही सकते हैं जब खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और वो भी अब तैयारियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बातें जो अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर के कही हैं, उन बातों में, उन दावों में कितना दम है, इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। राम नरेश रावत जी बीजेपी से विधायक हैं, हमारे साथ विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से प्रवक्ता, राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, शशांक यादव जी एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। शशांक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ अब गृह मंत्री अमित शाह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और उनका आरोप है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं 2017 से पहले खराब थीं, अब उतनी ही दुरुस्त हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश में किया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी 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 सर। देखिए, जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र के गृह मंत्री से इंडोर्समेंट लेना पड़े कि मैं काम सही कर रहा हूं, या तो ये प्रचार का हिस्सा माना जाएगा या अपनी छवि सुधारने की कोशिश की होगी। कानून व्यवस्था मेरे आपके बयानों से या मुख्यमंत्री जी के बयानों से या गृह मंत्री जी के बयानों से सुधरने वाली चीज नहीं है। कानून व्यवस्था जनता स्वयं में महसूस करती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4-5 दिन पुरानी बात है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत एक दलित की, जो अपनी ही एक सवर्ण जाति की ग्राम विकास अधिकारी से प्रेम करता था, उन्होंने शादी करी, लोगों को पसंद नहीं था और चौराहे पर बुरी तरीके से वो काटा गया, उसकी नृशंस हत्या की गई। ये हौसला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है अपराधियों का, इस किस्म के अपराध हो रहे हैं। अभी हमारे जनपद टिहरी में पसगवां में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह और उसके साथ में जो उसकी प्रस्तावक थी अनीता, किस तरीके से पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक जो थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनको मीडिया ने चीरहरण तक की संज्ञा दे दी। तो ये चीजें, घटनाओं के लॉजिक ऐसे होते हैं कि आप अपनी खुद प्रशंसा करके उसको, उन दागों को धो नहीं सकते हैं। ये तो जनता स्वयं देखेगी कि किस रूप में क्या हो रहा है। और आप अपने कार्यकाल को ये कह के कि पीछे की बातों को ना तो कोई कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था खराब थी, आपने ये कह दिया, ये तो जनता देखेगी कि आज की तारीख में क्या स्थिति है। जनता महसूस करेगी कि आज की तारीख में वो सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं महसूस कर रही है। जमीनों की बात कर रहे हैं, इसी सरकार में उम्बा कांड एक जबरदस्त कांड हुआ था, जहां 20-21 आदिवासी जो थे उनको अपना जान से हाथ देना पड़ा था और आज भी वो जमीनों का प्रकरण एज इट इज पड़ा हुआ है, जबकि शासन ने बहुत जबरदस्त जांच भी कराई थी। वो मामले वहीं के वहीं अटके हुए हैं। आप कहते हो कि साहब जो है हमने माफियाओं को अंदर कर दिया, तो एक माफिया जो हत्या में वांछित है और जौनपुर में उसकी पत्नी बड़े आराम से जिला पंचायत की अध्यक्ष बनती है, तो ये चीजें साबित करती है कि इस सरकार के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। चलिए, अच्छी बात है। राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं अमित शाह के दावों में कितना दम है? ये माहौल और मौसम चुनाव वाला है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब बनारस आए थे तो बहुत सारा ढेर भर के, पूरे हवाई जहाज भर के रुपया लाए थे और रुपया बनारस वासियों को दे गए थे कि ये देखिए आपका विकास होगा। अब 4.5 साल बीत जाने के बाद बनारस को क्वेटा बनाने वाले प्रधानमंत्री, 6 साल से प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 6-7 साल हो गया, तब से बनारस आते हैं और कहते हैं कि गंगा मैया हमको बुलाई है, गंगा मैया का मैं बेटा हूं। और गंगा की स्थिति बद से बदतर इन लोगों ने कर दी और लाखों करोड़ों रुपया गंगा के नाम पर इनके 2-2, 3-3 मंत्रियों को दाएं बाएं गंगा का विभाग छीन करके काम किया गया और इधर से उधर पूरा पैसे का सत्यानाश हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा चीज, आज का परिप्रेक्ष्य में जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अभी बड़े भाई शशांक जी कह ही रहे थे कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, पेपर में दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को पेपरों में दिखाती है कि देखिए अपराध कैसे घट गए हैं। जब मैं थाने जाऊंगा और किसी कार्यकर्ता की कार्रवाई को लेकर के और कार्यकर्ता की जब FIR दर्ज नहीं की जाएगी तो आप कहां से रिपोर्ट बनाएंगे? ऐसे ही घट जाएगा अपराध आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह जी हमें तो योगी जी की तारीफ करें, योगी जी अमित शाह जी की तारीफ करें, प्रधानमंत्री जी हमें तो योगी जी की तारीफ करें। एक दूसरे की एक खेल खेला जा रहा है, तारीफ किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही
2-4 महीना पहले ये चल रहा था कि योगी जी का कार्यकाल ठीक नहीं चल रहा है, पूरे संगठन में चर्चा थी, आप लोग सुने होंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जिस प्रदेश में हो कि अपने मुंह अपनी मिट्ठू बनने वाली स्थिति बन रही है, कोई चारा बचा नहीं है। आज आपने खुद देखा 2 दिन पहले एक धमकी भरे लहजों में कार्टून बना करके और सोशल मीडिया पे पेश किया गया इनके आईटी सेल के द्वारा। ये तो दिनेश जी आपको मालूम होगा कि जिस तरह से वो कार्टून देखा गया, इससे तो ये लग रहा है कि आप संविधान को मानते नहीं और संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर आप जाना चाहते हैं। क्या लखनऊ किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है कि कोई आएगा, कोई किसान आना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात आकर के वहां बताना चाहता है। इस पूर्वांचल के किसानों को आप कहते हो कि नहीं आओगे तो ये हाल होगा। किसान क्या माफिया है क्या कि आप कर दोगे? पोस्टरबाजी होगी इस तरह का, उसमें कार्टून में मैंने देखा कई तरह के वक्तव्य थे। देखिए, धमकियों में जिन जिन लोगों ने गुंडागर्दी, धमकी भरे लहजे दे करके और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया, किसानों की दबाने का, नौजवानों की दबाने का, उनकी सत्ता चली गई है। क्योंकि जीत हमेशा लोकतंत्र की होती है, संविधान की होती है। जीत कभी धमकियों की और गुंडागर्दी की। ये कहा जाएगा कि हम गुंडई के बल पे पूरा प्रदेश को चलाएंगे, कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको हम जेल में डाल देंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई की बात करने वाला व्यक्ति हो। आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो आप क्या उसको जेल में उठा के डाल देंगे? इस तरह का पूरी तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। आदमी बोल नहीं रहा है, आदमी संकोच में कुछ कह नहीं रहा है। आपने भय का वातावरण बनाया पड़ा है। आने वाला समय में जैसे ही चुनाव आएगा, हर आदमी बाहर निकल के आएगा और आपके इस लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश में तो नेताओं की लाइन लग जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म नेता गायब। इतनी पार्टियां, इतने नेता निकल कर आते हैं। ये तो अमित शाह जी अपने गिरेबान में, मोदी जी अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि केवल चुनाव जब आते हैं तभी ये लोग खुद दिखाई देते हैं। चुनाव के बाद तो ये भारत सरकार में यहाँ कुछ हो जाए, पूरा कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की एक दिन की, दूसरे कोरोना काल में एक दिन की टिप्पणी नहीं आती है। मन की बात करते हैं। बड़ी विडंबना है दिनेश जी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। भाई, मन की बात हमने आपकी तो सुन ली, लेकिन हमारे मन की बात जो संवाददाताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक इन्होंने कभी नहीं किया होगा। इन 6 सालों में कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में या प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय बुला करके ये मौका नहीं दिए होंगे कि सामने वाली जनता का जो मत इस मीडिया के माध्यम से जाता है आपके पास या मेरे पास आता है, हमारे पास आता है, उस चीज को सुना जाए। क्या ऐसा भी होता है क्या? हमने देखा पिछले कई कार्यकालों में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी आते थे, उनके बड़े बड़े नेता आते थे, अपने रूपरेखा देते थे, सरकार की रूपरेखा। इस भारत के प्रधानमंत्री जी तो केवल मन की बात करते हैं। हमारी मन की सुन लो, तुम्हारी मन की हम नहीं सुनेंगे। चलिए, इस तरह की राम नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नरेश जी, जवाब दीजिए। तमाम आरोप आप पर भी लगाए हैं, अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से की जा रही है। जी राम नरेश जी। हाँ भैया बोलो। अपनी तारीफ अपने ही मुंह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ गृह मंत्री कर रहे हैं। देखिए, अपने मुंह से तो योगी जी ने तारीफ किया नहीं, हमारे नेताओं ने तारीफ किया है। अपने मुंह से इसको तारीफ नहीं कहते हैं। हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने जो सीनियर मोस्ट पदों पर हैं, उनकी बात कह रहे हैं और वो ये बात कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने मुंह तो योगी जी ने तारीफ किया नहीं, माननीय बनारस में, वाराणसी में मोदी जी ने किया, लखनऊ में माननीय अमित शाह जी ने किया, तो इसमें कौन सा बड़ा भारी अपराध है? अपने बेटे को अगर हम अच्छा नहीं कहेंगे तो क्या दूसरा कहेगा? जिसका उद्देश्य ही है शत्रुता मानना, दुश्मनी मानना, जिसका उद्देश्य ही आलोचना करना, तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। राजीव जी, से आपको तो लगा होगा ना कि अपने बेटा की तारीफ कौन नहीं करता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं माननीय विधायक जी, तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग एक दूसरे की तारीफ करके उत्तर प्रदेश में अपना किसी तरह से मान सम्मान सरकार का बचाना है। और आने वाले समय में तो जनता ने तय कर लिया है
आज ही मैं एक किसान का वो देख रहा था वक्तव्य, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग जब किसानों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हम ये इस तरह से काम करिए, उसके विरोध में ही पूरा उत्तर प्रदेश का किसान लगेगा, इनको हराने के लिए लगेगा किसान, पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक किसान इनसे आज दुखी है। दुखी वो दो पहलू में है, एक तो आपने किसानों की पूरी हाथ काट करके व्यापारियों को दे दिया, दूसरा आपने किसानों का इतना महंगा डीजल डीएपी यूरिया कर दिया जिससे किसान दो तरफा मार खा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, सब चीजें जनता देख रही है और जनता इंतजार कर रही है। चलिए विकास जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आप बोलते रहिए। विकास जी, अर्थव्यवस्था को लेकर के साफ तौर पर बात कही गई है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार बीजेपी सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था को उठाया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर सड़कों से उतर के सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में है। आप लगातार देख रहे हो 19,000 भर्ती वाला मामला रहा हो, चाहे वो अभी हाल में ही एम्बुलेंस के ड्राइवरों का मैटर रहा हो, पुलिस विभाग के कर्मियों का रहा हो, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम सारे कर्मचारियों का रहा हो। लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न और पुलिस से संघर्ष कर्मचारियों युवाओं का होता दिखाई दे रहा है। योगी जी अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे थे, उस पर अमित शाह जी ने भी आज आकर उनकी पीठ थपथपाई। पर हमें आश्चर्य होता है कि अभी कल मन की बात में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर, उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश की पुलिसिया कार्यशैली को लेकर मोदी जी अपनी मन की बात में चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। लगातार वो पुलिस की कार्यशैली में बदलाव और को लेकर बात कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कई बार नोटिस पे नोटिस हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस रिफॉर्म पर सरकार, केंद्र सरकार और उनके केंद्र बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी कार्य नहीं हुआ, एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर जिस तरीके से अमित शाह जी ने अपनी तारीफ के पुल बांधे, जिस तरह कसीदे पड़े, ये प्रधानमंत्री के बयान और गृह मंत्री के बयान में दोनों में दोहरा मापदंड दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जिस बात को लेकर चिंतित है, उतना ही गृह मंत्री उनके उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर और पुलिस उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। मानव अधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। अगर आज इसकी फास्ट ट्रैक सिस्टम से इसकी जांच करा दी जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस की निर्दोषता पर कोई भी प्रदेश सरकार का नहीं है और आपसी राजनीतिक वैमनस्य और द्वेष को लेकर पुलिस काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से एक बीडीसी महिला लखीमपुर में उसके तीर हरण किया गया, लोकतंत्र का हरण हुआ, तमाम सारी आपराधिक घटनाएं हुई। पुलिस को स्वयं दिखाई पड़ा कि टीवी चैनलों में, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में देखा कि पुलिस खुद अपनी जान बचाकर भाग रही है। इस तरीके के माहौल में अगर गृह मंत्री पीठ थपथपा रहे हैं अपनी ही सरकार के, उत्तर प्रदेश के मुखिया की, तो हमें लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व वजूद खत्म होने जा रहा है और केंद्र के से जो राजनीति है, केंद्र की जो लीडरशिप बीजेपी की है, वो योगी को संजीवनी देने और उनको साफ सुथरा चेहरा बताने का प्रयास है। ये चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और 2022 का जो विधानसभा चुनाव 5-6 महीने में है, उसमें इनके खिलाफ परसेप्शन जा चुका है। उस चुनाव में इनकी जड़ से इनका सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि अब ये गवर्नेंस के नाम पे जीरो है और अब तक की उत्तर प्रदेश में जो ये योगी सरकार है, आजाद भारत की सबसे कमजोर सरकार साबित होगी। अपराध के मामले में, बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल करने में भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह का फेल हुई है। और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तो खुद बीजेपी की जो यूनिट है, केंद्रीय यूनिट आरएसएस की जो इनकी टीम है, उसने इनको फेल साबित कर लिया था। इनको पर कतरने से लेकर इनका चेहरा तक बदलने की पूरी कवायद है। मुझे लगता भी नहीं है कि आगामी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव बीजेपी लड़ेगी वो योगी जी के चेहरे पर लड़ेगी और जो इनके खिलाफ प्रशासन है पूरी तरह निगलेक्ट। चलिए शशांक जी, साफ तौर पर जो आरोप हैं वो पूर्व सरकार पर लगाए गए कि 2017 से पहले लोगों की स्थिति ये थी कि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे
और आज स्थिति ये बन गई है उत्तर प्रदेश में कि गुंडे खुद थाने में आकर सरेंडर कर रहे हैं। ये कह कौन रहा है? योगी जी ने साफ तौर पर कहा है और अमित शाह ने भी इसकी सराहना की है कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। पहले दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं, अब उस पर काबू पाया गया है। जी जी जी, मैंने तो घटना दी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में दलित ग्राम विकास अधिकारी चौराहे पर काटा गया। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पर आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, हाथरस, उसके बाद बुलंदशहर, लखनऊ, जहाँ पर अवैध शराब सरकारी ठेकों से मिली है, जहाँ पर 200 से ज्यादा लोग शराब पी के, अवैध शराब पी के मर चुके हैं, जहाँ पर जो लखनऊ का पहला इन्होंने पुलिस कमिश्नर बनाया उसको हटाना पड़ा, जहाँ पर और वो गृह मंत्री जी केंद्र के सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, जिनके मीटिंग करने के 24 घंटे के अंदर मिजोरम और नागालैंड आमने सामने गोली चलाने लगते हैं, जहाँ पर 6 पुलिसकर्मी चले जाते हैं। तो ये लोग तो केवल बड़े नामों का केंद्रीय गृह मंत्री, देश का एक बड़ा नाम पद होता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मीडिया में चर्चा बना के अपनी बात को कह के और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कानून व्यवस्था हो या महंगाई, इसको ना मीडिया दुरुस्त कर पाएगी, ना इसको हमारे बयान या सरकार के बयान सही कर पाएंगे। ये जनता स्वयं में झेल रही है। और अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो आज की ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अखिलेश जी ने 2017 में जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़ा था 11.4 तक जीडीपी हमने उसकी जो है दर पहुंचा दी थी, और 2018 में मुझे जवाब मिला था कि घट के 6.3 हो गई थी 2018 में। आज तो मुझे लग रहा है कि ये माइनस में होगी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है। आंकड़ों में आपने कह दिया कि जब 23 करोड़ की आबादी है तो दूसरी अर्थव्यवस्था तो हो ही जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब घाटे की अर्थव्यवस्था पूरे देश की चल रही है और उसमें आपने कह दिया कि दूसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, आप चुनाव की तो जब बेला है, इम्तिहान एग्जाम आप करा नहीं पा रहे हैं। हमने 52% की स्ट्रेंथ पर हेल्थ डिपार्टमेंट छोड़ा था, आप 46% पे लेके चले गए हो। इतनी बर्बादी होने के बाद भी, इतनी कोरोना की मारामारी होने के बाद भी पैरामेडिकल स्टाफ आप आज तक नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही जिले में हमने 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर और बच्चों का अस्पताल अलग से 200 बेड का बनवाया था। एक भी पैरामेडिकल स्टाफ की 17 से लेके आज 22 हो रही है, नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप कानून व्यवस्था के नाम पर जो कुछ भी एक जो भय का वातावरण बना के कि साहब घूमने छुड़े दे रहे हैं। तो मैंने तो उदाहरण दिया आपको कि जौनपुर में जिसकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, उसने उसको अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, उसके पति को, और वो प्रेम से वो चुनाव जिला पंचायत का अध्यक्ष जिस रूप में चुना जा रहा है, जिस तरह से प्रशासन की दखलंदाजी होती है, इसका सीधा मतलब ये है कि पिक एंड चूज की कहानी है इस सरकार के अंदर, और इसको जनता बहुत कायदे से समझ रही है, बहुत कायदे से देख रही है। बस ये कि उत्तर प्रदेश की जनता की एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी ओपन प्रतिक्रिया नहीं देती है, चलिए खामोश है। बाकी और ये 2017 में भी देखने को मिला था, माहौल कुछ अलग बना था और जनता के अंदर की मन की बात कोई नहीं समझ पाया था। रावत जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मुंगेरी लाल को दिन में भी हसीन सपने दिखाई देते हैं, तो सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों मिलकर के अगर एक साथ लड़ जाएंगे तब भी हम 2/3 बहुमत से जीत कर आएंगे। कारण क्या है कि हमने जनता के मन की बात की, जनता के मन के काम किए हैं। और इधर कोरोना काल, आधा समय तो हमारा कोरोना काल में चला गया। कोरोना काल में जिस तरीके की जितनी बढ़िया व्यवस्था, वैक्सीन और जितने अच्छी व्यवस्था की गई, इतनी व्यवस्था पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुई। तो ये हमारा प्रतिशत में हम लगभग 24 करोड़ लोग होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की आबादी में। फिर भी हमने उन सारे लोगों की व्यवस्था किया, सारे लोगों को संतुष्ट किया। अब कोई ऐसा है कि प्रजातंत्र में प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा होता है, तो प्रजा तो ये भी है और हम भी प्रजा हैं।
जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वे लोग दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और अगर माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोगों ने आज तारीफ किया। कुछ दिन पहले मोदी जी ने योगी जी की तारीफ की। आज अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। वो केवल मेरे गृह मंत्री नहीं, इनके भी गृह मंत्री हैं, इन सब लोगों के गृह मंत्री हैं। भारत का गृह मंत्री किसी मुख्यमंत्री की इतनी जबरदस्त तारीफ करे। मिजोरम और असम की घटनाओं से इनको जोड़ने का कोई राइट नहीं। जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें। वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय तरीके से हल किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं और योगी जी पर ये बात प्रहार करते हैं तो योगी जी एक संत आदमी है। अपने पिताजी की मृत्यु होने पर भी वे वहां नहीं गए। जनता को, संपूर्ण जनता को उन्होंने सुपुत्र मान लिया। सारी बेटी और बहनों को अपनी पुत्री और बहन मान लिया। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब तक शायद किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री ने काम किया हो। बलात्कार जैसी घटना घट जाती है। रावत जी, माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा किसी से गलती हो जाती है। वही बात मैं कह रहा हूँ। शशांक जी ने अभी कहा, जौनपुर की घटना का जिक्र किया है कि जौनपुर में जो महिला वहां पर अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं, उनके पति को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कही कि उनको पुलिस ढूंढ रही है, उनको पकड़ नहीं पा रही है। और आप बात करते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है। देखिए, उनके पति ने जो कुछ किया होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। सेंगर जी हमारी पार्टी के विधायक थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? उन पर किसी तरीके का कोई बीजेपी का नेता ने कोई समझौता नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंगर को जेल में भेजा, कड़ी कार्रवाई की। तो अगर उनके पति ने कोई गलती की होगी तो हमारी उस बहन ने, जो उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने तो गलती की नहीं है। हमको स्वतंत्रता है, निजता का स्वतंत्रता है, तो उनको चुना गया। तो पति से उसमें क्या लेना देना? पति के बारे में जानता नहीं कौन सी घटना है, कहाँ की घटना है, किस तरीके की घटना है। लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने तो कोई घटना किया नहीं। तो हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे बाप ने गलती की तो सजा मिलेगी, पति ने गलती की तो उसको सजा मिलेगी, बेटे ने गलती की उसको सजा मिलेगी। लेकिन जो निर्दोष है वो संवैधानिक पद पर, बड़े पद पर है, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे वो सब लोग। चलिए, जो धनंजय सिंह जी का नाम मैं ले रहा हूँ, जो वांटेड है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि धनंजय सिंह की हर हाल में गिरफ्तारी होगी। मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि आपका कहना कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होती है। जी विकास जी, आप कुछ कह रहे थे? दिनेश जी अभी भाजपा प्रवक्ता विधायक की तारीफ कर रहे थे। बाल कुपोषण और माताओं की जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, 50 साल की उम्र की करीब 12,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर कुपोषित हैं। माताएं एक एनीमिक की शिकार है। और जो बजट है, केंद्रीय बजट में करीब पिछली बार 33,000 करोड़ का था, आपकी का जो बजट था उसमें 27,000 करोड़, पूरा 10,000 करोड़ कम है। और जो राज्य सरकार को जो बजट दिया गया था 7,700, उसमें भी 2/3 खर्च कर पाए। आप बताइए, कोरोना काल में जो तीसरी लहर की आशंका है, अपने कुपोषित बच्चों और रक्त अल्पता के शिकार माताओं के लिए भी प्रदेश की योगी सरकार फेल है। रोजगार को लेकर जो वादे किए गए थे वो वादे भी फेल हुए। 2016 में जितने भी सपा सरकार के दौरान, बसपा सरकार के दौरान भर्तियां हुई थी, उस पर या तो जांच बैठा दी गई या उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फेर में डाल दिया गया। जांच के नाम पर आप देख रहे हो आरक्षण में कटौती की गई। राज्य स्तर के मेडिकल कॉलेजों में अभी तक ओबीसी के आरक्षण को नहीं दे रहे थे। जब पूरी तरीके से आदरणीय सोनिया जी ने विरोध किया, कई बार पत्र लिखा, और पिछले शुक्रवार को जब सोनिया जी ने दोबारा इस पर पत्र लिखा कि ओबीसी आरक्षण में कटौती की जा रही है और करीब 11,000 से ज्यादा ओबीसी बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया गया। तमाम सारी सरकारी योजनाएं
पुलिस का आपको मैंने बताया ही, जिस तरीके से दो सीमाओं पर पुलिस आपस में लड़ भिड़ रही है, जिस तरीके से एक दूसरे पर मुकदमा लिखा रहे हैं, ये भारत सरकार के गृह मंत्री का दायित्व तो नहीं होता। उनकी खुद का रिपोर्ट कार्ड जो है पूरी तरीके से फेल है। जो बच्चा फेल हो गया वो दूसरे बच्चे को पास होने का सर्टिफिकेट दे रहा। ये उत्तर प्रदेश की आवाम हो चाहे देश की आवाम, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्यों की दोनों सरकारों की वास्तविक धरातल की जो हकीकत है उसका पूरी तरीके से उसको संज्ञान। आज का पढ़ा लिखा युग है, सब गूगल और कंप्यूटर के युग में सब कुछ पता रहता है। केवल भाजपा के पूरे वादे और दावे से काम नहीं होगा। कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री को भी परख करने की पूरी कवायद चल रही थी। उनके मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा खुद के वर्करों और सांसदों को आपने देखा कि अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी पत्री लिखते हुए फोन नहीं उठा रहे हैं अधिकारी। विधायकों को मरते देखा गया, मंत्री तक की मृत्यु हो गई और उनको पहचानने से इंकार किया जा रहा था। चेतन आनंद उनके चर्चित चेहरा खिलाड़ी के तौर पे और मंत्री के तौर पे उनको ये कहा जा रहा था। सभा के ही एमएलसी सुनील कुमार साजन जी ने खुद बताया कि मैं वहां एडमिट था, मेरे सामने की घटना है कि मंत्री को नहीं पहचान रहा था प्रशासन। आप पूरी की पूरी दाल काली है और अब ये खाने लायक नहीं रहे। चलिए शशांक जी, बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के समय में सबसे बेहतरीन देश में व्यवस्थाएं की गई, वहां स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आई, कोरोना में किसी भी तरह की कोई भी समस्या उत्तर प्रदेश में लोगों को नहीं हुई है। हेलो जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जब तमाम रिटें हुई, साहब जो है कोरोना के जो मृतक हैं उनको आप सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश क्या कोई, ये दिल्ली की सरकार से, जबकि केंद्र के लिए वो आदेश था, कोई अभी पत्रकारों को और कुछ कर्मचारियों को इन्होंने डिक्लेयर किया, वो भी इतना कर्मचारियों का विरोध होने के बाद। कोरोना के जितने भी इन्होंने डिक्लेयर किया था, दूसरी लहर भी बीत गई कि सब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। एक आप जरा फैक्ट ग्राउंड पर रिपोर्ट तो ले लीजिए, इतने बड़े बड़े दावे हुए थे। 2018 का निकला हुआ पैसा है जो कि हम ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगे होंगे, और आज 2021 आ रही है, उत्तर प्रदेश में 20% भी कंसंट्रेटर्स नहीं लग पाए ऑक्सीजन के, जबकि दो लहर यहाँ पे आज निकल के जा चुकी हैं। आज की तारीख में स्थिति ये है कि वैक्सीनेशन के जो आप स्थानीय के अखबारों को आप देखे, चूंकि हेडक्वार्टर पर लखनऊ या दिल्ली में वो पन्ने, जिले वाले पन्ने नहीं लगते हैं। जिलों की स्थितियां ये हैं कि वैक्सीन आ रही है 200 या 250 सेंटर पे, लाइन लग रही है 700 और 800 की, लोग 2-2 बार और 3-3 बार लौट के जा रहे हैं। कई जगह बताई है, और जिस हिसाब से इनका जो रेट निकल के आ रहा है इस समय, तो मैं अभी आंकड़ा, अगर रावत साहब के पास आंकड़ा हो तो बता दें, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 31 दिसंबर तक हम सारे सबको वैक्सीनेट कर देंगे, ये एक संकल्प लिया था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को कंप्लीट करने के लिए हमें लग रहा है कि 2022 का अप्रैल जून तक चला जाएगा, अप्रैल मई तक चला जाएगा। तो वैक्सीनेशन भी स्लो है। आप अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जरूरत थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, मैं फिर कह रहा हूँ कि 20% से ऊपर अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, जबकि 2 कोरोना की लहरें निकल चुकी हैं। जो मारामारी हुई है, मैं कहूंगा कि साहब खराब था, रावत साहब कहेंगे कि बिल्कुल सही था। ये तो जनता ने झेला है। कौन भूल जाएगा कि जो है महिलाएं जो है अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन दे रही थी। कौन भूल जाएगा कि जो प्रवासी मजदूर थे, उसकी जो बच्चा जो है सूटकेस पे लेटा हुआ चल रहा था। कौन वो भूल जाएगा कि रेलवे ट्रैक पर मजदूर जो है कटे हुए, कोरोना इतनी जल्दी से निकलने वाला है। कौन भूल जाएगा कि गंगा के किनारे की जो लाशें निकली हैं और जो शमशानों पर जो एक पूरा तूफान मचा था, जिस तरीके से वो इतनी आसानी से प्रचार के दम पर या बड़े व्यक्तियों के दम से वो निकलने वाला नहीं है। ये जनता महसूस कर रही है, बस जनता खामोश है। जनता वक्त पे अपना जवाब देगी, वो क्योंकि वो मुंह दर मुंह बहस करने की स्थिति न जनता की है, न भाजपा के नेता उनके पास सुनने के लिए उसका वक्त है। कोरोना वाला तो बिल्कुल भी एक केवल प्रचार है, अपने संतोष के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए। रावत जी जवाब दीजिए। तो मुझे शशांक जी का और विकास जी का जवाब देना। पहले मैं विकास जी का जवाब दूंगा
तो कहते सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा। पत्र तो लिखे जाते रहते हैं, मैं रायबरेली से ही विधायक हूँ जहाँ से माननीय सोनिया गांधी जी सांसद हैं। चुनाव जीतने के बाद वो लौटकर रायबरेली की तरफ 2019 से नहीं आई आज तक। अपने घर के बच्चों को संभाल नहीं पा रही हो, पत्र लिख रही हैं पूरे देश भर के लिए। हम लोग बच्चे हैं उनके, रायबरेली वासी। एक सेकंड का समय लेंगे आपको, बस एक नहीं, हम एक सेकंड का समय नहीं देते हैं, तो वो क्यों नहीं आती हैं रायबरेली में। और इसीलिए माननीय सोनिया गांधी जी को अनुश्रवण समिति से अलग कर दिया गया। माननीय स्मृति ईरानी जी को अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, इनको सह अध्यक्ष बनाया गया है। हमें तो ठीक, ना हमें तो ठीक, हम की व्यवस्था और कमान संभाल लेंगे रायबरेली की। और साथ ही जहां तक सवाल है शशांक जी का, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उतनी वैक्सीन है। वैक्सीन तो हम गांव-गांव टीम बना करके भेज रहे हैं, वैक्सीन सब जगह लग रही है, वैक्सीन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। और जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं इस तरीके की, जनता खामोश है, जनता खामोश नहीं है, जनता संतुष्ट है हमारे कामों से, इसलिए खामोश है। और अगर खामोश नहीं होती तो किसान आंदोलन की तरह एक आंदोलन और खड़ा कर देते। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट है। हम अपने उत्पाद को कहीं पर भी बेच सकते हैं, हम व्यापारियों को उसमें कहां से लाभ दे रहे हैं, ये तो बड़ा विषय है। तो राष्ट्रीय नेता लोग हमारे बोलेंगे, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन योगी जी की तारीफ पर इनको बड़ी आपत्ति है। अरे योगी जी एक संत पुरुष हैं और साथ ही राज दर्शन और योग दर्शन और भक्ति दर्शन तीनों का सम्मिश्रण योगी जी है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल जैसी महामारी से निपटने के लिए आप बात करते हैं, नेताओं की मृत्यु हो गई, सांसद की मृत्यु हो गई, विधायक की मृत्यु हो गई, मंत्री की मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु तो उन डॉक्टरों की हो गई जो हम लोगों के भगवान के बाद में दूसरा स्थान रखते थे, उन डॉक्टरों की तो भी मृत्यु हुई है। आम जनमानस, पुलिस वालों की भी मृत्यु हुई। पुलिस वालों पर प्रहार कौन करने वाले? यही सपाई बसपाई कांग्रेसी हैं, उन पर प्रहार करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं राष्ट्रीय नेता इनके कि वो वैक्सीन नहीं है, उसमें गाय का दूध है, उसमें पानी है, ऐसी बातें कहते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। तो जनता वैक्सीन क्यों लगाएगी जो इनको मानने वाले लोग होंगे? राष्ट्रीय नेताओं को तो अपनी जुबान पर लगाम लगा करके बोलना चाहिए, उसकी जांच करा लें, वैक्सीन का परीक्षण करा लें, इनको पूरा राइट है। हमारे ऊपर इस तरीके के झूठे आरोप लगाते हैं कि वैक्सीन नहीं है, वो पानी है, वो दूध है। ऐसी बात करने वाले लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि उन पर कोई चैलेंज करूँ, लेकिन मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, जनता को बरगलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जनता वैक्सीन लगी है जब से सुरक्षित है, और तीसरी लहर जो आने वाली है संभावित, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और सभी प्रदेशों में उसकी पूरी तैयारी हो गई है। पश्चिम बंगाल जैसी तैयारी है, सबसे ज्यादा तैयारी हुई है। पश्चिम बंगाल जैसी तैयारी है। देखिए, पश्चिम बंगाल तो दूसरा विषय है, पश्चिम बंगाल का इंटेंशन है, नीति नहीं नियत का सवाल है। चुनावों को लेकर कह रहा हूं मैं, चुनावों की तैयारियां जिस तरह से चल रही थी, जब दूसरे दौर से पश्चिमी बंगाल में कौन सा चुनाव होना है? जब चुनाव हुआ था तब की बता रहा हूं मैं, जब चुनाव प्रचार में, जब चुनाव प्रचार पूरा देश एक तरफ इस बीमारी से लड़ रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय प्रचार चल रहा था वहां पे खुद प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे। करना है, सबको सैनिटाइज किया गया, सबको मास्क पहनाया गया, सबको उस सिस्टम से बचाव की बात की गई, तो वहां पर हम ही नहीं कर रहे थे। ममता जी बड़ी नेता हैं। अब देखिए, राजनीति में और युद्ध में जो जीते वही सिकंदर, तो अगर वो जीत गई हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी नाम पर जीत गई हैं, तो उल्टा सीधा आरोप तो उनका लगाएंगी ही लगाएंगी। लेकिन हमारे लिए चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी हो, वो सब हमारे लोग हैं, भारत का नागरिक। चूंकि हम केंद्र में भी हैं, तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। अभी आप देख रहे हैं, 1 महीने के लिए मोदी जी को पूरे विश्व का नेता बना दिया गया है। आज ही आप लोगों के अखबारों में मैंने पढ़ा कि उनको 1 महीने के लिए
वहाँ का नेता चुना जाता है, भारत को नेता चुना जाता है। तो अगर हमारी सामर्थ्य नहीं थी तो हमको नेता क्यों चुना गया? तो मैं यही कह रहा हूँ कि भारत के लोग भारत के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और इनको चाहिए विपक्ष के नेताओं को कि जब मुसीबत आवे तो हमको एकजुट रहना चाहिए। जैसे कभी नदी में बाढ़ आ जाती तो नेवला और सांप एक ही पेड़ पर चढ़कर बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ वे कुदृष्ट नहीं डालते हैं। नेवला कौन है, सांप कौन है? हम नेवला हैं, हम नेवला हैं और हम चाहें तो इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं जो विपक्ष को भड़काने का, जो राजीव जी भड़काने का काम करते हैं। राजीव जी, लेकिन फिर भी मुसीबत के समय हम बीजेपी नेवला है के साथ हैं, विपक्ष का और पक्ष का मैंने किसी प्रकार विभेद नहीं पैदा किया। हम लोगों ने तो सबको बराबर वैक्सीन लगवाई और आज वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रदेश की जनता को डराने का, धमकाने का, किसानों को धमकाने का, डराने का, देखिए माफिया तो सब इनके यहाँ है, माफिया दूसरे दलों में नहीं है। माफिया जितने भी हैं अंगुलियों पे गिन देंगे। इनके विधानसभा के अंदर 85-90 लोगों पे बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे हैं, तो माफिया तो इनके यहाँ है। इनके यहाँ हमारे विधानसभा में, मेरी विधानसभा में एक भी माफिया नहीं है। माननीय विधायक जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ माफिया है। सारे लोग ये खुद ही माफिया है, दूसरे की माफिया की नहीं बातें कर रहे हैं। अच्छा, माफिया शब्द की परिभाषा पर लीजिए। हमने इतने रोजगार दिए। माफिया शब्द का क्या मतलब होता है? ये तो बताइए कि डीजल कब महंगा कर रहे हैं? शब्द की परिभाषा अगर पेट्रोल कब आपको सस्ता लगाना होगा, साथ में आपको कुछ न कुछ ऐसा लगाना होगा। हम किस चीज के माफिया हैं? जो बेरोजगारों हम सुरक्षा के माफिया हैं, हम सुरक्षा के माफिया हैं। हम माफिया मान, आपके शब्द को मैंने मान लिया तो मैं सुरक्षा का माफिया हूँ, मैं एजुकेशन का माफिया हूँ। इन लोगों ने जितने भी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन कोरोना काल में जिन इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और जहां जहां खराब की रिपोर्ट आई, एक हम बतावें, कानपुर मेडिकल कॉलेज के जो बाल रोग विशेषज्ञ है, महिला डॉक्टर थी, उन्होंने एक रिपोर्ट केवल मीडिया में लीक कर दिया कि ये मशीन खराब है, ये यंत्र खराब है। उसके एवज में उसको सस्पेंड कर दिया गया, यही कानपुर नेहा अग्रवाल जी को। इस तरह का काम, मतलब कहने का है कि कोई भी ये खराब से खराब सामान खरीद करके मेडिकल कॉलेज को दे दें, लेकिन आप अपना मुंह पे ताला बंद कर लीजिए। हम आपकी बात का ही जवाब देते हैं। अगर जिसने गलत किया, बोलने देंगे, डॉक्टरों को जिसने नहीं बोलने गलत किया देंगे, उसके नौजवानों विरुद्ध को कड़ी नहीं बोलने कार्रवाई देंगे, की गई कि नहीं? महंगाई कम करेंगे नहीं? जिसने गलत काम किया उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। यही प्रशासन का काम है। शासन का काम है निगरानी रखना, शासन का काम है नेतृत्व विकास करना, शासन का काम है अपनी नीतियों को रखना। ठीक नहीं है माननीय विधायक जी, इस तरह का धमकी भरे लहजे और धमकी भरे कार्टून जो आप दिखा रहे हो, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? कि आप किसी किसान का बाल पकड़ के उखाड़ लेंगे, इस तरह का आपने कार्टून बनाया है। ये किसान अगर देख रहा होगा तो कह रहा होगा कि मैं कौन से हालात में इन भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार वोट दे दिया था, और कतई आगे आने वाले 50 साल में वो कभी उसकी नस्लें नहीं सोचेंगे कि आपको वोट देना चाहिए। अरे भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपको दिन में दिखाई देने लगते हैं ना। अलग बात है। इस समय भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीत कर आई थी और आपके भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से, ट्विटर हैंडल है, उससे ये कार्टून जारी किया गया और इतनी बेशर्मी से आप लोग ये चीजें किए। पूरी सोशल मीडिया पे आपकी थू-थू हो रही है। आज दिन भर में लाखों करोड़ों लोगों ने उस सोशल मीडिया पे आपके बारे में उल्टा सीधा कहा कि अच्छी दल बोल रहा है, लेकिन आपको सुनना ही नहीं, क्योंकि आप हिटलर शाही, और जब हिटलर शाही आई है तब लोकतंत्र जीता है, जीता है, जीता है। शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई किसी तरीके से हिटलर शाही नहीं, संविधान के दायरे में सारा काम योगी जी कर रहे हैं और उनकी चारों तरफ राजीव जी, शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी पार्टी ने भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री योगी जी की तारीफ कर रहा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे एक कहावत है पूर्वांचल में कि घर का जब नालायक बच्चा हो जाता है तो गांव वाले बड़े तारीफ करते हैं। राजीव जी, दिनेश जी, एक कहावत है कि जब घर का जो नालायक बच्चा हो जाता है
उसको घर वाले तो तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन गांव वाले तारीफ जरूर करते हैं। यही मंशा इनकी हो गई है कि हमारे लिए देश विदेश से तारीफ आ रही है और हमारा नेता विदेश का नेता हो गया। चलिए, देश समझ नहीं रहा और विदेश का नेता बनाए जा रहे हैं। जी जी जी, भाई देश हमारे देश कोरोना अरे शशांक जी को सुन लीजिए, राजीव जी, राजीव जी, शशांक जी को सुन लीजिए। ये सारी चीजें आप समझिए कि एक साथ दो मोर्चों पर हम लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और दूसरा ये सुन जाएंगे और जान जाएंगे कि आपने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। राजीव जी, दिल पे क्या लगेगी? अरे वास्तविकता राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। स्वीकारिए राजीव जी, आपके पास वापस आऊंगा। शशांक जी को सुन लीजिए। राजीव भाई, विधायक जी, जो गलती आपने किया कोरोना काल में उसको सुधारिए। आप अरे राजीव भाई, एक मिनट यार, कोरोना काल में कोई गलती नहीं हुई है। कोरोना काल में आम जनमानस में जितना खाने के ऊपर से टैक्सें हटा लेते तो जनता में वो होती। आपने सबको तेल से आम लेकर के जनमानस में कोरोना काल में सरकार की तारीफ ही हुई है पूरी तौर से। अच्छा, प्रारंभिक दौर में अचानक कोई राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। राजीव जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लीजिए। दिनेश जी, मैं कुछ नहीं, बीच में चूंकि संपर्क कट गया था, बहुत सी बातें सुन नहीं पाया, लेकिन एक बहुत अच्छी सी बात आई थी, क्योंकि आपने डायरेक्ट सवाल कर दिया था और रावत जी से बेहतर उसका जवाब कोई नहीं दे सकता है कि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आरक्षण के प्रति बहुत ही समर्पित रहे हैं। चाहे वो दलित वर्ग का आरक्षण हो या पिछड़े वर्ग का आरक्षण हो, रावत साहब ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। अभी हाल के 69,000 के बेसिक शिक्षकों का जो भर्ती हुई, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बाकायदा कहा कि ओबीसी वर्ग का और दलित वर्ग के आरक्षण का गला घोटा गया है और लगभग 6,000 सीटों का नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग को हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार कह रहा है, तलब कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट में मैटर गए, वहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एफिडेविट दूसरे हैं और इनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के एफिडेविट दूसरे हैं, कंट्राडिक्टरी है। मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए कहा कि रावत साहब इन मुद्दों पर काफी लड़े हैं, मेरी अपनी निजी जानकारी है, हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं वो, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस रूप से उत्तर प्रदेश में खामोशी अख्तियार की है, मुझे लगता है कि इन्होंने सीधे सीधे, पहले तो 11-12 हजार सीटें पिछड़ा वर्ग की नीति में ही चली गई और अब जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि संविधान संशोधन के जरिए स्वयं भारत की वर्तमान भाजपा सरकार का बनाया हुआ है, उसका अध्यक्ष लगातार स्पष्ट रूप से कह रहा है, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, कि दलित और पिछड़े वर्ग के 6,000 से अधिक शिक्षार्थियों का नुकसान हुआ है और इसको समायोजित किया जाए। लेकिन शशांक जी, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया था सरकार ने। इसमें साफ तौर पर सरकार का कहना है कि इसमें किसी भी तरह का सीटें घटाई नहीं जाएंगी, बल्कि सीटें और बढ़ा दी जाएंगी, संस्थानों में सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। ये जो स्पष्टीकरण है दिनेश जी, ये आया एमबीबीएस और नीट के बारे में। जी, मैं बात कर रहा हूँ जो 69,000 उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रखे हैं अध्यापक, बेसिक शिक्षा के जो रखे हुए हैं, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, अधिकारियों को तलब कर रखा है और स्पष्ट कहा है कि 6,000 से अधिक पिछड़ा और दलित अभ्यर्थियों का नुकसान किया है इस सरकार ने। उस पर बिल्कुल कंप्लीट खामोशी है और मैं तो रावत साहब से ये गुजारिश करूंगा, हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं वो, कि इस मुद्दे को वो उठाएं, वो सक्षम है इस चीज को कि वो हमारे हक को ना मारने दें। और आपकी सरकार लगातार पिछड़ों और दलितों के हक के साथ डाका डाल रही है और आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, ये अच्छी बात नहीं है। रावत जी, देखिए, सुशांत हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं और बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन इनको मैं समझा देना चाहता हूं, अगर योग्य अभ्यर्थी किसी भी आरक्षण में के अंतर्गत आने वाले लोगों में से नहीं मिलते हैं तो आगे फिर उनको अवसर दिया जाएगा। हो सकता है 6,000 का मामला आप बता रहे हैं, हो सकता है योग्य अभ्यर्थी ना आए हो। आयोग ने अच्छा काम किया, आयोग तो हमारा ही है, आयोग ने तो अच्छी बात दिया और सरकार को सुझाव दिया। अब तो उनमें से भर्ती हो जाएंगे रिक्त पदों पर, जो जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण है। ओबीसी और एससी के जो है छात्र मिल नहीं पा रहे हैं,
आप साइड ट्रैक कर रहे हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट फाइंडिंग है कि उत्तर प्रदेश सरकार गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार खामोश है। मैं क्लियर कट कर रहा हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है। बच्चे 6 लाख बच्चे अप्लाई हैं, 70,000 की भर्ती है, 5-6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। उसमें से ओबीसी का कैटेगरी की कोटा नहीं भर पा रहा है या जनरल का कोटा नहीं भर पा रहा है। ये क्या संभव है? क्या इतनी जनता में आप कितना साफ फॉर्मर लेकर के माननीय विधायक जी निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को बताने के बजाय? इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको तो वास्तविकता लाने की जरूरत है राहुल साहब। जिस तरह से आप जो है हम सब लोगों को समझा रहे हैं, इस भारत की जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बजाय ये चीफ मिनिस्टर कार्यालय को अगर इतना आप वो करते कि नहीं इसका आरक्षण और मानक पूरा होना चाहिए, तो शायद इसमें जो है इससे अच्छा बेहतर कार्य होता आपका। ये तो होगा ही होगा, जो आप कह रहे हैं माननीय दिनेश जी, वो होगा ही होगा। योग्य अभ्यर्थियों के लिए फिर से निकाला जाएगा। उस पर सामान्य वर्ग या अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं, इनके अलावा और कोई, ये मुझे जानकारी तो हो सकता है इस समय नहीं मिल पाए हैं। आज फिर से इंतजार किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल जगहें निकाली जाएंगी, तो वो कोटा तो भरा जाएगा ही भरा जाएगा, इसमें तनिक भी बार-बार नहीं है। चलिए विकास जी, योगी जी ने कोई भी गलत काम ऐसा नहीं किया। भाजपा सरकार को प्रदेश विरोधी हो, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी की तारीफ से बहुत प्रसन्न हैं। योगी जी ने इस प्रदेश के लिए, तो इसलिए योगी जी को तो और बधाई देनी चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए। देखिए, सरकार का दोहरा मापदंड लगातार देखने को मिल रहा है। किसान कानून को लेकर जहाँ पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरी ओर कानून में जब झांका जाता है तो उसकी हकीकत सामने आती है। तो किसान अपनी कॉन्ट्रैक्ट खेती जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसको लेकर कोई विवाद होता है तो एसडीएम के ऊपर नहीं जा सकता, यानी अडानी अंबानी जैसे लोग उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे और किसान रो के रह जाएगा, कहीं उसको जमीन न्याय नहीं मिलेगा। ये पीठ थपथपा रहे हैं। ये कह रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लड़ रहा, हरियाणा और पंजाब का किसान सरकारी फसल की खरीद का 75% उसी के द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि उसी से खेती से जो जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती है सरकारी खरीद की, वो सब हरियाणा और पंजाब के लोग देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं। और उत्तर प्रदेश जहाँ के रावत जी स्वयं है, यहाँ इनको सच्चाई समझना चाहिए। 90% किसान जो है खेतिहर मजदूर है, वो किसी दूसरे के खेत में बटाई का काम करता है। बटाई से खेती करने वाले के पास अभिलेख नहीं होते हैं, तो किसानों के लिए जितनी सारी योजनाएं ये बनाते हैं, उनमें से किसी भी योजना का लाभ अभिलेखों की, लेकिन अमित शाह दावे के साथ कह रहे हैं, अमित शाह दावे के साथ कह रहे हैं कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनका 100% कार्यपालन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। वही तो दिनेश जी बता रहा हूँ कि दोहरा मापदंड है। अगर खेतिहर मजदूर 90% है तो उनके लिए जो योजनाएं बनी हुई है, फसल बीमा योजना, उसका लाभ वो कैसे पाएंगे, उनको सस्ते बीज कैसे मिलेंगे, उनको खाद सस्ती कैसे मिलेगी, उनको कर्जा माफी कैसे प्राप्त होगा, कोई भी लाभ सरकार ने छोटे मजदूर किसानों के लिए नहीं सोचा है। और उत्तर प्रदेश की आबादी का 90% किसान है, और जिसमें से 90% खेतिहर मजदूर किसान है, उनके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जितनी योजनाएं पानी 90 रुपए 100 रुपए का डीजल खरीद करके वो अपनी लागत पर नहीं निकाल सकता है, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको क्या देगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, दवाई और पढ़ाई में अपने बच्चों को खर्च करेगा। चलिए शशांक जी, एक टिप्पणी आपकी। शशांक जी, और रावत जी जी गंभीर नहीं है। जी शशांक जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात रख रहा हूँ। कानून व्यवस्था की बात चल रही है। अमित शाह जी ने कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। कानून व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई होती है पुलिस कांस्टेबल, और पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश में इसका पे स्केल 2000 से है। मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 2800 से, और दिल्ली में 3600 से पे स्केल स्टार्ट है। तो आप ये समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पे स्केल सिपाही का कहीं पर है पुलिस कांस्टेबल का, तो वो उत्तर प्रदेश में। जबकि दावे बहुत कि हम इतना कर रहे हैं, और ये सब अभी बढ़े। भाजपा की सरकार आने के बाद 2017 आने के बाद पहले सब पे स्केल्स में उत्तर प्रदेश आगे रहा करता था, और ये पे स्केल्स इसी 5 साल में लगातार घटते चले गए।
सरकारी कर्मचारी को केंद्र सरकार ने डीए का कहा कि हम डीए देंगे 28%। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जुलाई का महीना ही गोल कर दिया, निर्णय नहीं लिया, तो जुलाई के महीने तक तो वो गए। अब जो भी मिल रहा है वो अगस्त में भी डिक्लेरेशन, अभी उन्होंने फाइलें खाली मांगी गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खस्ता है, अर्थव्यवस्था की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। किसी भी तरीके से प्रचार के दम पर सरकार अपने को दिखा रही है कि हम बहुत आगे हैं, और इसीलिए कभी प्रधानमंत्री के जरिए, कभी माननीय गृह मंत्री जी के जरिए बयान दिलाकर एक सर्टिफिकेट लेने का प्रयास हो रहा है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत कमजोर हो चुकी है, इसको सुधरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। चलिए राजीव जी, एक कमेंट आपका, 1 मिनट में। योगी जी से सीनियर हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, उनको समझाना कठिन काम है योगी जी के लिए। योगी जी का जो ऐसा काम, वैसी बात की जा रही। अब ये तो नहीं है कि पुलिस थाने में पिट रही है। समाजवादी पार्टी में, बसपा में, कांग्रेस में थाने में पुलिस पिटती थी, और अब जनता, जब कोरोना काल आया तो जनता में इतना विश्वास पुलिस का बढ़ा है कि योगी जी तो तारीफ के योग्य हैं ही। सारे विभागों को उन्होंने इस तरीके से लामबंद किया कि सारे के सारे लोग कोरोना से तो सबसे पहले निपटे। गांव में वो समितियां बना दी गई हैं। हमारी आशा बहुएं, हमारी पंचायत मित्र, हमारी जो बहनें हैं, वो सब गांव-गांव में जाकर के कैंप लगवा करके, डॉक्टर से मेरी बात हुई, हम लोगों ने गोद ले रखा है एक CHC PHC को, ताकि वो सब लोग जाकर के लगावें, टीका लगवावें, लोगों की सुरक्षा हो। जान है तो जहान है। विकास का मुद्दा तो इस समय थोड़ा सा छोटा हो गया। इसके बाद भी जो असंगठित श्रमिक हैं उनको 1000-1000 रुपया महीना दिया जा रहा है। कोरोना काल में लोग बाहर काम करते थे, काम बंद हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों को उनको भोजन के लाले पड़ गए। इसलिए अब हम जनप्रतिनिधि लोग उनको व्यवस्थित रूप से देखते हैं, जाते हैं कहां पर किसको राशन नहीं मिल रहा, किसको क्या दिक्कत है चलिए समाज में। अब ये इसका फैसला जनता करने वाली है, क्योंकि जनता ही चुनावों में नेताओं की सही परख कर पाती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अमित शाह ने योगी के लिए जो दावे किए हैं उत्तर प्रदेश में, उन दावों में कितना दम है और जनता उन्हें कितना स्वीकार करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।